बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सी एस हाउस। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन हमारे यूनिट नंबर 4 में से। अगर हम बात करें डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन हमारा एक टॉपिक है। ये मतलब एक तो शॉर्ट, अगर हम पार्ट 2 के कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट मतलब हमारे टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उनकी बात करें तो उस हिसाब से भी हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम डेटाबेस की जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे लिए ये टॉपिक जो है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस का टॉपिक है जी, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। चलें जी, हम इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी डेफिनेशन है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन असल में होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। कि हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को मोर सिंपलर और मोर रिलायबल बनाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, मतलब जो काम करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मतलब नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हम मतलब हमने एक डेटाबेस बनाई, उस डेटाबेस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, मुश्किलात थी। हमने क्या किया, अपने डेटाबेस में से उन प्रॉब्लम्स को, उन जो मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया। हमने अपने डेटाबेस को बड़ा ही सिंपल सा बना दिया, इस तरह से बना दिया कि उसको समझना बड़ा ही आसान था। उसमें से जब हम कोई चीज़ अपडेट करना चाहें, आसानी के साथ अपडेट कर सकते हैं। उसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई अनोमली पैदा नहीं होगी। तो इस जी सारा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि जब डेटाबेस बनाई जाती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिमूव करना बड़ा ही ज़रूरी होता है, रिडंडेंसी वगैरह होती है। ठीक है, तो उसको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ती है। बेसिकली 3 तरह की नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों में डिफरेंट जो है वो उनके प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर सॉर्टिंग डाटा। और इसका मकसद क्या होता है कि हम सूटेबल रिलेशंस बना दें, मतलब टेबल्स, रिलेशन मतलब टेबल, टेबल बना दें जिसमें हम आसानी के साथ अपने डाटे को सॉर्ट कर सकें। दिस वर्क थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नाउन एज नॉर्मल फॉर्म। और हमारी काफ़ी स्टेजेस होती हैं जिनको हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये हैं फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ, थर्ड एन एफ। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एन एफ मतलब नॉर्मल फॉर्म। तो अगर एन एफ आ जाए तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, एन एफ से मतलब है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर थर्ड है। व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी? फंक्शनल डिपेंडेंसी शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, मतलब इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी कह रहे हैं। अब रिलेशनशिप किस तरह से है वो भी हम देखते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नाउन इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। कि अगर तो एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो और तभी हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू पता नहीं है तो दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं की जा सकती। मतलब ये कि हमारा जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पर। तो अगर फर्स्ट की वैल्यू पता है तो सेकंड ढूंढी जा सकती है। अगर सेकंड की फर्स्ट की वैल्यू नहीं पता तो सेकंड की वैल्यू भी नहीं ढूंढी जा सकती। तो अगर इस तरह से एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ नाउन, अगर ए की वैल्यू पता है, देन द वैल्यू ऑफ बी कैन बी डिटरमाइंड अदरवाइज नॉट। तो फिर हम बी की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज हम वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, और इसको लिखने का तरीकाकार हमारा ये है, इट इज़ रिटन एज फॉलोज। ए मतलब ए फंक्शनल डिपेंडेंसी बी, ये जाहिर कर रही है कि हमारा जो हमारा बी एट्रीब्यूट है वो ए पर फुली तौर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? दोनों तरह से मैंने लिख दिया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी लिख दिया और फर्स्ट एन एफ भी लिख दिया।
ठीक है, अगर फर्स्ट एन एफ हो वो भी वही चीज़ है, नॉर्मल फॉर्म हो फिर भी वही चीज़ है। A relation is called in first NF normal form if every intersection of row and column contain atomic value। फर्स्ट उसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि नॉर्मल एक टेबल जो है उसको हम तब हम कहेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है अगर उसके सारे जो कॉलम्स हैं उनमें वैल्यू क्या हो, एटॉमिक हो। एटॉमिक मतलब कि अगर टेबल है, टेबल में एक ब्लॉक्स बने होते हैं, तो एक ब्लॉक में सिर्फ एक वैल्यू ही होनी चाहिए, एक ब्लॉक में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप्स, उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। अगर हम अपने टेबल में से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट एनएफ में हो जाता है। ईच फील्ड इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू, और हर फील्ड में वैल्यूज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ये एग्जांपल है, देखें ज़रा, अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट आ रहा है, उसमें 10, 20, 30 हैं। डिपार्टमेंट नेम जो है उसमें मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, आईटी है, तो इसमें भी वहाँ पर अभी तक कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं आए। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय नंबर की बात करें तो एम्प्लॉय नंबर में फर्स्ट हमारे ब्लॉक में कितनी वैल्यूज़ हैं जी, E1 एंड E2, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर रिपीटिंग ग्रुप्स आ गए, वैल्यू जो है वो एटॉमिक नहीं है। दूसरे ब्लॉक की बात करें तो E10 एंड E11, थर्ड की बात करें तो E25 बिल्कुल ठीक है, जबकि 10 और 11 का प्रॉब्लम है, वो दोनों एक ही ब्लॉक में आ रहे हैं और उसके साथ ही 1 और 2 जो है ये भी एक ब्लॉक में आ रहे हैं। अगर हम एम्प्लॉय नेम की बात करें तो उसमें भी हमारे रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, उस्मान और अब्दुल्ला दोनों एक ब्लॉक में लिखे हुए हैं, अली और उमर भी दोनों एक ब्लॉक में लिखे हुए हैं, और अहमद जो है वो अकेला ही है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। इसको हम रिमूव किस तरह से करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं जी मेथड नंबर 1। अगर हम मेथड नंबर 1 की बात करें तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड्स दैट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप्स। कि हम मतलब जहाँ पर हमारे रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे थे उनको क्या करते हैं, वहाँ पर हम एक और ब्लॉक बना देते हैं और उस ब्लॉक में डाटा जो है वो पुट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखें, ये E1 था, ये E2, E10, E11 और E25 सभी क्या आ रहे हैं, वैल्यूज़ एटॉमिक आ रही हैं। हर किसी का अपना अलग से ब्लॉक है, नाम देखें तो नाम भी अलग अलग ब्लॉक में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर मैनेजमेंट रिडेंडेंसी आ रही है, फाइनेंस यहाँ पर भी रिडेंडेंसी आ रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो लेकिन ये बिल्कुल ठीक है टेबल, इसमें रिडेंडेंसी तो थोड़ी सी आ रही है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर रो जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उसका मतलब एक रो दूसरी रो से मैच नहीं करती। इसमें अगर ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती, ये दोनों चीज़ें मैच भी नहीं करती। मतलब ये वाली टोटल रो दूसरी वाली रो से डिफरेंट है, चाहे वो थोड़ी सी डिफरेंट है या ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए ये टेबल बिल्कुल ठीक है, ये टेबल गलत नहीं है। तो फर्स्ट हमारा मेथड है, जिस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिएटिंग न्यू मतलब न्यू रिकॉर्ड्स हम क्रिएट करेंगे, और न्यू रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हुए हम उसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे। मेथड नंबर 2 है, इसमें हम कैसे करते हैं जी, इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट रिलेशन। हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन सेपरेट बना देते हैं, हम डिफरेंट मतलब जहाँ पर रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे थे उनको एक अलग टेबल में लिख देते हैं। द रिपीटिंग डाटा इज स्टोर्ड इन न्यू रिलेशन, और जो रिपीटिंग डाटा था उसको हम एक अलग टेबल में जाकर स्टोर कर देते हैं। ठीक है जी, मेथड 2 है, इसमें देखें ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारा डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो हमने जिसमें कोई इशू ही नहीं था उसको अलग टेबल में स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे प्रॉब्लम था एम्प्लॉय नंबर में, तो एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम उन दोनों को एक सेपरेट टेबल बनाया, उसमें स्टोर कर दिया, और साथ हमने डिपार्टमेंट नंबर ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे एटॉमिक वैल्यूज़ भी नहीं आ रही, कोई एटॉमिक वैल्यू नहीं आ रही, हमारा वो वाला जो रिपीटिंग ग्रुप्स वाला प्रॉब्लम था वो टोटली तौर पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स बिल्कुल नहीं है, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन भी यही थी कि उसमें
रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज़ हमेशा जो है वो एटॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, एटॉमिक। तो वहाँ पर वैल्यूज़ अब एटॉमिक हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं, इसको छोड़ें, हमने फर्स्ट एनएफ करना है। अभी ये चीज़ें सेकंड एनएफ में, थर्ड एनएफ में जाकर हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एनएफ की जो कंडीशन थी कि रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज़ एटॉमिक होने चाहिए, वो कंडीशन पूरी कर रहे हैं। हमने दोनों को सेपरेट टेबल बना दिया, इस तरह से भी किया, और मेथड नंबर 1 में हमने एक ही टेबल में न्यू रिकॉर्ड्स बनाकर भी उसको सेट कर दिया। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ हम कर सकते हैं, दोनों मेथड ही बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम था वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई आपको टॉपिक और जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, किसी भी तरह का कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल उसकी वीडियो बना दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।